पिछले 24 घंटे में दुनिया में जो बवाल हुआ है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे भैया वॉर की वजह से, भाई वॉर तो चली रही है उसकी वजह से नहीं, बल्कि बड़े बड़े देशों के जो हेड ऑफ स्टेट है यानी राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो कैमरे के सामने आकर अपने देश के नाम संदेश दे रहे हैं। और यही काम सुबह डोलांड भाई ने भी किया। लेकिन उन्होंने क्या मजाक किया, पहले इसकी छोटी झलकी सुना देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। Clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. बोले यार ये आदमी का हमको समझ नहीं आ रहा है। किसी दिन बोलता है भाई हम बात कर रहे हैं, किसी दिन बोलता है नहीं हम लड़ रहे हैं, किसी दिन बोल रहे हैं हम जीत गए, किसी दिन बोल रहे नहीं हमारे ग्राउंड ट्रूप्स उतर गए, उनको घेर लिया चारों तरफ से, किसी दिन बोलता है हमने उनका न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दिया, किसी दिन बोलता है नहीं अभी तबाह करना बाकी है, अभी तो हम उनको और तगड़ा मारेंगे। भाई मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? और जो भी कहना चाहते हो उसे जल्दी कहो। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कल सुबह पनवेल निकलना है और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये लड़ाई अगर जल्दी नहीं रुकी तो और ज्यादा बवाल होगा। पर मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूं इससे पहले कि हम ये सुने कि अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने देशवासियों से क्या कहा। वो जानने से पहले मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन दे देता हूं कि अगर ग्राउंड ट्रूप्स अमेरिका उतारती है ईरान को, जैसा कि बोला जा रहा है कि घेर लिया है 50,000 सैनिकों से, 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि अगर 50,000 सैनिकों से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैप्चर करने या छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो भी इसमें 4 से 6 हफ्ते लग जाएंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। और तब तक तो भाई साहब दुनिया में तेल का भाव भी बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा मंदी भी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी स्लो डाउन भी हो जाएगी, जो कि हो ही रही है। तो अगर अमेरिका लड़ता है ग्राउंड ट्रूप्स के साथ तो भी 4 हफ्ते से 6 हफ्ते यानी 2 से 2.5-3 महीने लग जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से छुड़ाने में। लेकिन क्या अमेरिका लड़ेगा? और लड़ेगा भी तो क्या जीतेगा? क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास 50,000 लोग हैं, सैनिक हैं, जो इस वक्त घेरे हुए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन ईरान के अंदर बोला जा रहा है 5 लाख सैनिक हैं और 5 लाख वर्सेस 50,000। ऊपर से ईरान का जो टेरेन है, ईरान की जो ज्योग्राफी, ईरान का जो भूगोल है, वो वैसा नहीं जैसे इराक का है। इराक से 5 गुना बड़ी देश है वो, और उससे ज़्यादा बड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ है। आप देख ही रहे कि भाई हवाई हमले में जिसमें कि अव्वल है इजराइल और अमेरिका, उसमें नाक में दम करके रखा है ईरान ने। आप ग्राउंड पे उतरोगे तो ईरान की फोर्सेस कितनी ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगी और अमेरिकी सैनिकों का कैसे सामना करेंगे। ऊपर से इजराइल ने ये भी बोल दिया है कि भाई हम अपना एक भी सैनिक ग्राउंड पे नहीं उतारने वाले हैं, आपको लड़ना है लड़ो, हम तो भाई नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पर जो सिनारियो बन रहा है उसको मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका अपनी फोर्स, अपने सैनिकों के दम पर छुड़ाने की कोशिश करेगी तो भी 2 से 3 महीने लग जाएंगे, 6 से 8 हफ्ते लग जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है, या 12 हफ्ते भी लग सकते हैं। दूसरा, अगर सैनिक उतरते भी हैं अमेरिका के तो ईरान के जो सैनिक की क्षमता है, उनके पास जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। तीसरा, ईरान का भूगोल वैसा नहीं है जैसा इराक का है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और अंदर ग्राउंड के नीचे उन्होंने क्या बना के रखा है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो फुल मारकाट मचेगी और बवाल होगा। इसीलिए अमेरिका बार बार घुस भी रहा है और नहीं भी घुस रहा है, घोड़ा भी बोल रहा है, चतुर भी बोल रहा है, कह रहा है भाई हम जाएंगे नहीं, हम जीत गए, नहीं हमारी बातचीत चल रही है, नहीं हम रिजीम चेंज के लिए तो कभी आए नहीं थे, नहीं हम आए थे, हमने रिजीम चेंज करवा लिया क्योंकि टॉप लीडरशिप को मार दिया। इसलिए ट्रंप की बात पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रंप अपने स्टैंड पर कायम नहीं है, जो भी बोलते हैं अगले ही पल उससे पलट जाते हैं। इसलिए ईरान भी मीडिया और सोशल मीडिया में उनका मजाक उड़ा रहा है और लगातार ट्रंप की बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा। लेकिन एक बड़ी सीरियस चीज हुई, कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के नाम, राष्ट्र के नाम संदेश देने कल आए, और जब वो आए तो पूरी दुनिया हिल गई कि भाई क्या बवाल होने वाला है, क्योंकि ये लोग इतना जल्दी तो ऐसे राष्ट्र को संबोधित करते नहीं है। तो क्या हुआ उसके बारे में चलिए बात करते हैं। भाई साहब, कल सबके कान खड़े हो गए जब अचानक से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने देश को संबोधित किया। उन्होंने क्लियरली बोला कि ईरान वॉर ब्रिटेन के फ्यूचर को अफेक्ट करेगा, लेकिन वो इस फाइनेंशियल तूफान को झेलने के लिए तैयार है। स्टामर ने इसे ब्रिटेन की जंग मानने से इनकार करते हुए डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर जोर दिया है। इसके बाद बारी आई ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की, जहां उन्होंने भी ऐसी बात बोली, जहां ये ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में सिर्फ 6th टाइम था कि कोई प्राइम मिनिस्टर अपने देश के नाम संबोधन दे रहा था, जो उनकी सीरियसनेस को बताता है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मिडिल ईस्ट वॉर के कारण ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतिहास के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों से अपील की है कि वो आने वाले हफ्तों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्रेन, ट्राम का ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि एनर्जी की बचत की जा सके। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो जरूरत से ज्यादा तेल न भरवाएं, यानी पैनिक बाइंग न करें, ताकि कम्युनिटी के बाकी लोगों और जरूरी सर्विस के लिए सप्लाई बनी रहे।
ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने साफ किया है कि ऑस्ट्रेलिया इस वॉर में एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े होने के कारण इसके झटके झेल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले महीने आसान नहीं होंगे और सरकार वॉर के इकोनॉमिकल इफेक्ट को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती, लेकिन उससे बचाने की कोशिश करेगी। यानी दुनिया भर के देश और उन देशों के मुखिया या तो इमरजेंसी मीटिंग्स कर रहे हैं या अपनी जनता को संबोधित कर रहे हैं। इससे एक बात तो पता चल गई है कि दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इंडिया, यूएस जैसे देशों के नेता जब अचानक से इमरजेंसी मीटिंग और लोगों से रिक्वेस्ट करने आते हैं तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं ईरान के वॉर ने दुनिया की दिक्कतें सामने लाई हुई। अब ये चीजें डराती क्यों हैं? दरअसल ईरान के साथ लड़ाई में अमेरिका ने इलाके में अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश तैनात कर दिया है। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अब तक 12,000 से अधिक लड़ाकू उड़ानें भरी हैं, लेकिन अब ट्रंप के लिए लड़ाई अपनी पॉलिटिकल लेगेसी बचाने की है। दरअसल ट्रंप ने मेगा के नाम पर अपनी चुनावी प्रचार शुरू ही इस बात पर किया था कि ओबामा और बाइडेन ने अमेरिका को गैर जरूरी लड़ाइयों में फंसाकर इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका अब आगे से ऐसा नहीं करेगा, लेकिन ठीक इसका उल्टा हो रहा है जो उन्होंने बोला था। यही वजह है कि ट्रंप शायद उस फाइनल किल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ईरान को नेगोशिएशन टेबल पर आने के लिए मजबूर होना पड़े, लेकिन इस चक्कर में ईरान दुनिया के सप्लाई चेन को दबाकर बैठा है। इसी वजह से दिक्कतें हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि अगर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के साथ साउथ एशिया में एनर्जी क्राइसिस बढ़ती है और मिडिल ईस्ट के पास एग्जिस्टेंस का सवाल आता है, तो ये दोनों तरह से अमेरिका के पार्टनर्स के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका की इमेज की छोड़िए, यहाँ तो उनके बिजनेस और ट्रेड इंटरेस्ट अब खतरे में हैं और एक कैपिटलिस्ट कंट्री सब झेल सकती है, लेकिन धंधे में नुकसान नहीं झेल सकती। दुनिया का पैनिक होना बहुत साधारण बात इसलिए हो जाती है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब आप देखते हैं कि इस दुनिया में सबके इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, वहां जब कुछ ऐसा होता है तो पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। दुनिया के नेताओं का यह संबोधन वॉर फटीग और फाइनेंशियल दबाव का संदेश दे रहा है। ट्रंप का रुख यह दिखाता है कि अमेरिका अब इस लंबे खिंचते वॉर को खत्म करना चाहता है क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई ठप होने से अमेरिकी और ग्लोबल इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं ब्रिटेन जैसे देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर डरे हुए हैं और वॉर से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गल्फ में तनाव के कारण ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन में रोजाना 2.5 मिलियन बैरल की कमी आई है। ब्रिटेन ने युद्ध के बीच जनता को शांत रखने के लिए एनर्जी सब्सिडी पर 15 बिलियन यूरोस का नया पैकेज घोषित किया है। यह उनकी इकोनॉमी पर और ज्यादा दबाव डालेगा। वहीं जापान ने रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने 2026 के बजट में 8% की एक्स्ट्रा इंक्रीज का प्रस्ताव रखा है। अब सवाल यह है कि दुनिया के नेताओं का रोना तो देख लिया, लेकिन हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है? कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने CCS की मीटिंग की है। यह संकेत देता है कि भारत पोस्ट वॉर की स्थिति के लिए तैयार हो रहा है। भारत इसमें मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है या कम से कम गल्फ देशों में फंसे अपने नागरिकों और एनर्जी इंटरेस्ट को सिक्योर करने का आखिरी ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रहा है। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी सामने खड़ी है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देता है तो ट्रंप इसे अपनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बताकर आर्मी वापस बुला लेंगे। ऐसे में दुनिया फिर से पुरानी तरह से चलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा होने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी, लेकिन ट्रंप जैसा बड़बोला आदमी अपनी जुबान पर कंट्रोल करेगा इसकी गुंजाइश कम है। यह हमको दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ लाता है कि अगर 6 अप्रैल तक कोई समझौता नहीं होता तो ट्रंप ईरान के बुनियादी ढांचे और परमाणु ठिकानों पर फाइनल ब्लो का आदेश दे सकते हैं, जिसके बाद अमेरिका वहां से पूरी तरह हट जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ हमारे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की लगने वाली है। यूएस एक एनर्जी सरप्लस देश है। उसके पास न सिर्फ जरूरत से ज्यादा तेल है, बल्कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है। ट्रंप वैसे भी अपने बयानों से मार्केट को मैनिपुलेट करके अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसे में उनको कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दुनिया न सिर्फ एक न्यूक्लियर आफ्टर इफेक्ट से गुजरेगी, बल्कि ये दुनिया के एनर्जी रिसोर्सेज के लिए सबसे चैलेंजिंग फेज भी साबित होगा। हमारे लिए समस्याएं कुछ ज्यादा हैं दोस्तों। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, फर्टिलाइजर्स की कमी और खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस में गिरावट आएंगी। सबसे बड़ी समस्या सप्लाई चेन की है। अगर हॉर्मुज का रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 20-25% तक बढ़ सकते हैं। इससे बचने के लिए भारत की तैयारी हालांकि पूरी है। सेंटर ने पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपए और 13 रुपए का ड्यूटी हटाया ताकि ऑयल कंपनीज अपना प्रॉफिट भी बना सके। वहीं CCS की रणनीति ही यही है कि फर्टिलाइजर्स के ऑप्टिमल सोर्सेज और नए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को खोजने के निर्देश दिए जाएं। जमाखोरी रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन और होल ऑफ गवर्नमेंट यानी सारी सरकारों, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की, उनको एक एंटिटी की तरह काम करने की अप्रोच अपनाई जा रही है। हमने किसी भी गुट का पक्ष न लेकर अपनी ऑटोनॉमी बनाई रखी है ताकि फ्यूचर में रिकंस्ट्रक्शन के कामों में बड़ी भूमिका निभाई जा सके। हमारी इसी स्ट्रैटेजी का असर है कि अब दुनिया में हम किसी भी देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत अपने डील्स और दुनिया के बाकी देशों के साथ नए रास्तों को आखिरी रूप दे रहा है और बड़े आराम और चुपचाप से हम वो सब काम करने वाले हैं जो पूरी दुनिया नहीं कर पा रही है। इन शॉर्ट दोस्तों, पूरी दुनिया ये चाहती है कि ये लड़ाई और कंफ्यूजन दोनों खत्म हो, बंद हो। लेकिन ये लड़ाई भी अमेरिका की वजह से शुरू हुई और आज ये कंफ्यूजन भी पूरी दुनिया में अमेरिका की वजह से है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके राष्ट्रपति हैं, वो एक पल को आकर कहते हैं कि भैया हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं और वो लोग सरेंडर कर रहे हैं और हमारी बातचीत में कुछ अच्छा निकलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए हमारे सैनिक ईरान को चारों तरफ से घेर चुके हैं।
तो भाई पहले ये बता, बातचीत हो रही है या तुम लोग लड़ाई कर रहे हो? वहीं पर इनके लोगों ने पहले कहा है कि हमने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया, अब उन्हें न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ कल का उनके सरकार में जो बड़े लोग हैं उनका कहना था कि भाई वो न्यूक्लियर अभी भी बना रहा है, कोशिश कर रहा है, हम उनको पूरी तरह साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर एक तरफ कहता है कि हमारी बातचीत चल रही है और हम रिजीम चेंज के लिए तो लड़े नहीं थे, पर वहीं दूसरी तरफ कहता है कि नहीं भाई, बातचीत की बात नहीं है, रिजीम चेंज इसलिए भी हो गया उनका क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप तो मारी गई है, तो रिजीम तो चेंज हो ही गया है, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं था। तो कहने का मतलब है पूरी दुनिया को ट्रंप के बयानों ने कंफ्यूज कर दिया, खुद अमेरिकी लोगों को कंफ्यूज कर दिया। इसलिए तो लाखों अमेरिकी इस वक्त सड़क पर हैं और ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और बाकी हेड ऑफ स्टेट्स हैं, बाकी जो देश हैं, वो धीरे धीरे अमेरिका और ट्रंप से कटने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ भी क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही और उनकी जनता अपनी अपनी सरकारों से, अपने अपने देश में बड़े जो लोग हैं उनसे जवाब मांग रही कि भाई हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, हमारी तैयारी क्या है। इसलिए कल हेड ऑफ स्टेट्स आए बड़ी बड़ी कंट्रीज के और अपनी जनता के सामने उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि हम कैसे तैयार हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने में, इस लड़ाई की वजह से जो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर हमारी क्या तैयारी है। और जब वो हेड ऑफ स्टेट्स कैमरे पर आए तो बवाल मच गया कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है। भारत में भी इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई गई हैं और जल्दी हमारे यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकती है। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कंफ्यूजन और पैनिक में न आए, ऑफिशियल सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसी की बात माने, अपनी तरफ से जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है उसमें विश्वास न करें। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक बात बताओ, आप अमेरिका के राष्ट्रपति पे विश्वास नहीं कर सकते, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे विश्वास कर लोगे? वो आदमी खुद अपनी बात से पलट जा रहा है। तो ये व्हाट्सएप जो मैसेजेस हैं वो भी तो फेक हो सकते हैं। और कल 1 अप्रैल के दिन तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए जहां पे लॉकडाउन से जुड़े हुए ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए और बाद में अप्रैल फूल का मैसेज निकला। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी तैयार रहिए, मेंटली थोड़ा स्ट्रांग रहिए, योगा वोगा करिए। और इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? ट्रंप के लिए क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी भड़ास निकालिए, कैसे निकालेंगे कमेंट सेक्शन में जाके। बाकी अतीक अहमद वाले मैटर पे फुल बवाल हुआ धुरंधर 2 में, जैसे अतीक अहमद का एक थोड़ा सा रोल दिखाया गया उसमें। एक मिनट, अब मैं टॉपिक चेंज कर चुका हूँ। अतीक सचमुच ऐसा था और एग्जैक्टली कैसा था? उस टाइम उत्तर प्रदेश के जो बड़े अफसर रहे हैं पुलिस के और पूर्व डीजीपी भी रहे हैं यूपी के, एंड वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर्स हमारे देश के, डॉक्टर विक्रम सिंह, इनसे इस पॉडकास्ट में बातचीत हुई अतीक के मैटर को लेकर भी और यूपी में क्राइम को लेकर भी। तो इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी चीजें नई जानने को मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। टीआरपी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर ये पॉडकास्ट ऑलरेडी लाइव है, जाकर जरूर देखना और अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करना। ये वीडियो भी पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। उसके लिए मैं एडवांस में आपको थैंक यू बोलता हूं और जल्दी मिलता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।